वेलकम टू अपेक्स ऑफिसर एकेडमी। मैं नीतीश कुमार शर्मा। अब यूट्यूब पे पॉलिटिकल साइंस जो कि बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल क्लास चलेगी उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आज टॉपिक ही शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इंडियन गवर्नेंस, जिसमें कि पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा का बात करें तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ संविधान की भी मांग होने लगी थी। सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की मांग की थी वो भारत में महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा का किसने मांग किया, किसने कहा कि भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए, तो इसको कहा था एम.एन. रॉय ने। ये दोनों सवाल जो है वो बीपीएससी और बिहार दरोगा में आ चुके हैं। तो संविधान के लिए सबसे पहले किसने कहा था कि भारतीयों का संविधान होना चाहिए, इसके बारे में कहा था एम.के. गांधी ने। और भारतीयों का संविधान संविधान सभा द्वारा बनेगा, संविधान सभा द्वारा बने, यह कहा गया था 1934 में। इसको कहा था कौन? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारतीयों का संविधान संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए। और सबसे पहले इंडिया में संविधान की किसने मांग की? तो वो थे महात्मा गांधी। अब सबसे पहला वो कौन सा अवसर था जो कि ब्रिटिश सरकार मान लिया कि हाँ भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए? तो आप लोग जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय ब्रिटिश को जरूरत थी भारतीय सेना की। और पहले वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीयों को पता चल गया था कि इनकी सहायता करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, तो वो उस समय लालच दे रहे थे। तो जो सबसे पहले 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव, इसमें सर्वप्रथम अंग्रेजों ने माना कि भारतीयों का भी एक संविधान होना चाहिए, यानी कि संविधान की मांग को स्वीकार कर लिएगा। किससे? 1940 में। वो कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद फिर जब भारतीयों का कोई मदद नहीं मिल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव में भी संविधान का बात को माना गया। इसमें भी कहा गया कि भारतीय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें और युद्ध समाप्त होने के बाद उनके संविधान का रचना किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कौन सा सबसे बड़ा मिशन था या सबसे बड़ा जो था एक्ट था जिसके तहत भारतीयों का संविधान का गठन हुआ, उसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन यह एक्ट आपका 24 मार्च 1946। 5 मिनट रुकिए। तो 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसी कैबिनेट मिशन के तरफ भारत का जो संविधान है यानी संविधान सभा है उसका रचना किया गया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में क्या था? इसमें 3 लोग आए थे। इसको मिटा देते हैं। कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो 3 लोग आए थे ये 3 सदस्यीय था। 3 सदस्यीय था और ये तीनों जो सदस्य थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लोग थे, यानी ब्रिटिश कैबिनेट के लोग थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसके 3 लोग थे। एक थे इसके मेंबर सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे थे इसके जो पहले क्रिप्स मिशन के लेकर आए थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे इसके जो व्यक्ति थे वो थे ए.बी.
अलेक्जेंडर। ठीक है। कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो 3 सदस्य थे, तीनों को तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के व्यक्ति थे। ये जो मिशन आया था, इसके जो पैट्रिक लॉरेंस थे, ये इसके क्या थे, चीफ थे, यानी कि अध्यक्ष कौन थे इसमें, सर पैट्रिक लॉरेंस। अब इसमें क्या कहा गया था, इसके जो प्रावधान थे, इसमें कहा गया था कि भारत का जो संविधान बनेगी, जो संविधान सभा बनेगा, उसमें 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसमें फिर कहा गया था कि इसका जो चुनाव होगा, यानी कि जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ठीक है, प्रतिनिधि का चुनाव ये अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी कि जो विधान मंडल था उस समय का, राज्यों में जो विधान सभा थी, विधानसभा के मेंबर द्वारा चुना गया था मेंबर को। ठीक है, तो इस आधार पे 10 लाख लोगों पे एक लोग का बात किया गया था। उस समय भारत की आबादी कितनी थी, लगभग थी 40 करोड़ थी। तो इस आधार पर कुल सीट जो हुआ वो 389 सीट का आंकड़ा निकल कर आया। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फिर से इसको। संविधान सभा के बारे में क्या था कि भारत में सबसे पहले संविधान का मांग कौन किए, तो महात्मा गांधी किए। लेकिन जो संविधान है भारतीय का, वो एक संविधान सभा द्वारा बनाई जाएगी, इसका मांग कौन किया था, एम.एन. रॉय किए थे 1934 में। और वो कौन सा पहला अवसर था जब ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि हाँ भारतीयों का संविधान होना चाहिए। तो जो अगस्त क्रांति था 1940 का, उसके तहत ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारतीयों का संविधान होना चाहिए। फिर क्रिप्स प्रस्ताव के तहत इस बात को कहा गया कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का साथ दीजिए, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान पे बात किया जाएगा। तो इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, तो इसके 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तीनों व्यक्तियों ने भारत में आए तो आम सहमति बना, और फिर इसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, इसके क्या क्या प्रावधान थे कि भारत का जो संविधान सभा बनेगा, ठीक है, वो 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति चुना जाएगा। जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। और जो तीसरा था, इसमें सिख और मुस्लिम और सामान्य के आधार पर सीटों का बंटवारा था। सिख, मुस्लिम और सामान्य के आधार पर सीटों का बंटवारा था। तो इसके 3 प्रमुख बातें, यानी 10 लाख लोगों पे एक सीट, चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब जो राज्यों की विधानसभा होंगी, वो विधानसभा के जो मेंबर होंगे वो व्यक्तियों को चुनेंगे। ठीक है, इस आधार पर उसमें भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। तो 40 करोड़ के आधार पे उसमें 389 का सीट निकल कर आया। ठीक है, अब क्या होता है, चुनाव होगा। कैबिनेट मिशन के तहत ये खाका तैयार हो गया। तो अब संविधान सभा के लिए व्यक्ति खड़े हो गए। तो फिर चुनाव हुआ। चुनाव के बाद क्या हुआ, सीट कुछ इस प्रकार सीट निकल कर आया। उस समय जो ब्रिटिश भारत यानी कि भारत का वह क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, तो वहां पे सीट मिला ब्रिटिश भारत को 292। ठीक है, और ब्रिटिश क्षेत्र में ही चीफ कमिश्नरी था। चीफ कमिश्नरी यानी कि आज जैसे कि भारत में आज यूटी है, संघ शासित क्षेत्र है, वैसे ही 4 यूटी था। तो 4 यूटी यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र में कुल 296 सीट था, और देशी रियासतों को 93 सीट मिला। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 389, 389 का आंकड़ा सेट हुआ। इसमें ब्रिटिश भारत से 292 सीट आना था, चीफ कमिश्नरी से 4 सीट और देशी रियासतों से 93 सीट आना था। ये चीफ कमिश्नरी उस समय हुआ करते थे 4। पहला था अजमेर मेरवार। दूसरा था बलूचिस्तान। तीसरा था कुर्ग।
जो कि कर्नाटक में है, और चौथा क्या था, दिल्ली। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इसको याद करने का आसान तरीका है, ये हो गया, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली, ABCD 4। तो ये सीट का बंटवारा था। इसके बाद चुनाव हुआ, पार्टियां इसमें भाग ली, और चुनाव के बाद जो आंकड़ा निकल कर आया उसको मिटा देते हैं। चुनाव के बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन के आई। कांग्रेस को सीट मिला 208 सीट मिला, ठीक है। मुस्लिम लीग को सीट मिला 1 और देशी रियासतों का जो सीट था वो 93, और छोटी बड़ी पार्टी जो थी, निर्दलीय और छोटी बड़ी पार्टी मिला के, निर्दलीय और प्लस छोटी छोटी पार्टी मिला दिया जाए तो इनका कुल आता है 15, ठीक है। फिर कुल जोड़ा जाए तो 389 सीट। इस तरह कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है, जिसको 208 सीट मिलता है। मुस्लिम लीग चुनाव लड़ती है, उसको 73 सीट मिलता है। देशी रियासतों का जो सीट था 93, वो उन पे राजा खुद से मनोनयन करते हैं, और निर्दलीय छोटी बड़ी पार्टी मिला के 15 पार्टी आती है, ठीक है। ये था चुनाव के बाद से पार्टियों का सीटों का संख्या। इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है वो शुरू होती है, ठीक है। लॉर्ड वेवेल जो है, सभी पार्टियों को, उस समय वेवेल थे, वैसा सबको आमंत्रित करते हैं, ठीक है। पहला बैठक होता है संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहला बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या होता है, संविधान सभा में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 200 जो पहले तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय 207 लोगों ने भाग लिया, लेकिन वो सुबह का समय था, शाम होते होते 211 लोग संविधान सभा का पहला बैठक में भाग ले लिए थे, ठीक है। और इस दिन एक और काम क्या हुआ कि सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, जो भी संविधान सभा में चुने गए थे, पहला बैठक था, उन लोगों को शपथ दिलाया गया। उस समय जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग नेता थे, बायोब्रिज, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बिहार से ही थे। इनको क्या किया गया, उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष इसलिए चुना गया क्योंकि वे सबसे बायोब्रिज नेता थे, ठीक है। यही इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और यही सबको क्या दिलाए थे, शपथ दिलाए थे। इतना काम हुआ था उस दिन। 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 को 207 लोगों ने भाग लिया था। शुरू में सुबह और शाम होते होते कुल 211 लोगों का संख्या हो गया था। उस दिन पहला दिन 9 महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। और शपथ का काम हुआ उस दिन। सबसे बायोब्रिज नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यही व्यक्ति थे जिन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाया, ठीक है। 9 दिसंबर के बाद अगला बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। अगला बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ, जो आज हम भारतीय संविधान का प्रस्तावना देखते हैं, उसका प्रारूप उद्देशिका प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा इसमें संविधान सभा में पेश किया जाता है, ठीक है। इसको अभी पास नहीं किया जाएगा। उस समय अम्बेडकर और एम आर जयकर ने यह सुझाव दिया था कि उद्देशिका प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जाए जब मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल हो जाए, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था पहला बैठक का। हाँ, जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था, कहाँ 389 सदस्य थे संविधान सभा में, ठीक है। और कहाँ उस समय मात्र 211 लोग ही भाग ले रहे हैं। तो इसका पहला तो मतलब ये था कि जितने भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे 73, उन्होंने भाग नहीं लिया था। और दूसरा बात क्या था कि उस समय देशी रियासतों को भी पता नहीं था
कि हमें किस तरफ जाना है, ठीक है, और जाना भी है तो किन्हें राजा किसे मनोनय करेगा संविधान सभा में, ये उस समय तय नहीं था। तो इसलिए उस दिन संख्या बहुत कम हुआ था, शाम होते होते मात्र 211 लोग ही पहुंच पाए थे, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार कर दिया था। अब 13 दिसंबर को जो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित नेहरू द्वारा, वही चल के आगे भारत का संविधान का प्रस्तावना बनता है, लेकिन यह पास उस दिन नहीं होता है। जो उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जाता है वो आगे चलकर पास होगा कब, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकृत यानी कि इसको स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कार्य प्रणाली में और देखें तो अब बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव, इन्हें क्या कहा जाता है, बेनेगल नरसिम्हा राव। ये क्या थे, तो ये भारत का जो संविधान था, संविधान का संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि क्या BN राव भारतीय संविधान सभा के मेंबर थे, तो इनका इतना बार नाम आ जाता है बार बार कि लोग को ऐसा लगता है कि BN राव भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उस समय के दो प्रमुख व्यक्ति, एक ये थे और एक MK गांधी, यानी महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और BN राव भी नहीं थे। BN राव क्या थे, एक ICS अधिकारी थे, ये रिटायर्ड ICS अधिकारी थे और इन्हें भारत का संविधान था उसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सॉरी ICJ, जिसका मुख्यालय द हेग में है, उसमें पहुंचने वाले यह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे BN राव, ठीक है। ये संविधान का मतलब अच्छे जानकार थे। बर्मा का संविधान जो म्यांमार है उसके संविधान को ही बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो BN राव थे, ये क्या बने, संवैधानिक सलाहकार बने। अब BN राव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बना जो कि विदेश में जा जाकर अलग अलग संविधानों को क्या करता था, स्टडी करता था। तो लगभग 60 देशों के संविधान का स्टडी किया गया, ठीक है। उसके बारे में जाना गया कि कैसे कैसे फॉर्मेट तैयार होता है और BN राव द्वारा एक फॉर्मेट बनाया गया, यानी संविधान का एक प्रारूप बनाया गया, ठीक है। 60 देशों में एक शिष्टमंडल का निर्माण हुआ जो कि 60 देशों में घूम घूम कर संविधान के फॉर्मेट का स्टडी किया। और उसके बाद क्या हुआ, BN राव द्वारा एक प्रारूप यानी कि संविधान का क्या फॉर्मेट होगा, कैसे संविधान बनेगा, उसका निर्माण किया गया BN राव द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है प्रारूप समिति। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति का एक गठन होता है और प्रारूप समिति का काम यह नहीं होता है कि भारत के संविधान का प्रारूप कैसा हो। प्रारूप समिति इस बात पे काम करती है कि जो BN राव ने प्रारूप बनाया है भारतीय संविधान के लिए, उस प्रारूप को समीक्षा किया जाए, देखा जाए, उसमें सुधार किया जाए, उसको इनरिच किया जाए, इस पे काम करती है यह प्रारूप समिति, ठीक है। इसके भारत अम्बेडकर जी के साथ साथ 6 और भी मेंबर थे, ठीक है। 6 और मेंबर थे जिसमें अलाजी कृष्ण अय्यर थे, अयंगर जी थे, TT कृष्णमाचारी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, माधव राव थे, ऐसे मिला के कुल 7 व्यक्ति हो गए, ठीक है। प्रारूप समिति 6 मेंबर 7 मेंबर कुल हो गए और ये प्रारूप समिति पे 3 मीटिंग हुआ, यानी 3 वाचन हुआ। प्रारूप समिति पर समीक्षा करने के लिए 3 वाचन हुआ और 3 वाचन यानी 3 मीटिंग के बाद क्या हुआ, भारत का संविधान बनाया गया और भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। कुल कितना समय लग गया, तो 2 साल 11 माह और 18 दिन, कुल इतना दिन समय लगा और भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि यह बहुत अधिक समय है, लेकिन भारत इतना विविधतापूर्ण देश है, ब्रिटिश को यानी जो साम्राज्यवादी लेखक हैं उनको तो यह भी विश्वास नहीं था कि भारत एक राष्ट्र हो सकता है। तो ठीक है, भारत के एक राष्ट्र होने में यहाँ भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, नस्लीय विविधता, जातीय विविधता इतनी अधिक थी कि वे लोग भारत के राष्ट्र होने पे संदेह नज़र से देखते थे।
तो भारत का संविधान एक ऐसा संविधान चाहिए था जो सभी वर्गों को संतुष्ट कर सके, इसीलिए इतना समय लगा। और आज़ादी की इतने 7 दशकों के बाद भी आज हम लोग देश को स्वतंत्रता तक रनिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, इसमें इतना समय लगना अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ तो इसका जो संविधान सभा का जो बैठक था, यानी कि जो कुल इसकी मीटिंग हुई थी, वो कहा जाता है 11 मीटिंग हुई थी, और एक मीटिंग और, यानी कुल 12 मीटिंग। एक मीटिंग ये था कि जो 24 जनवरी 1949 को 1949 को जो लास्ट मीटिंग हुआ, इसमें इसको काउंट कर लिया जाए तो कुल मीटिंग 12 मीटिंग हो गया। इसमें 3 काम किया गया, एक तो राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, फिर राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। सब पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि उस समय संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को कैसे निर्वाचित कर लिया, तो संविधान सभा के साथ साथ जब संविधान सभा समान रूप से बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मौलंकर करते थे, गणेश वासुदेव मौलंकर, और वे संसद की तरह काम करती थी। तो उसने ऐसा अधिसूचना जारी किया था, पर्चा भराया था। मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जिन्होंने उम्मीदवारी के लिए पर्चा भरा था, और वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो 3 काम हुआ था 24 जनवरी को, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था, राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया था। एक और फैक्ट है यहीं पे, 22 जुलाई 47 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। तो 4 फैक्ट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को और राजेंद्र प्रसाद को, इनको स्वीकार किया गया था, इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान बन जाने के बाद, भारतीय संविधान बन जाने के बाद 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से इसका क्या मतलब हुआ, तो उस समय कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। 16 अनुच्छेद लागू हुए। 16 अनुच्छेद कौन कौन से, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद लागू हुए, जो अंतरिम गवर्नेंस वाला अनुच्छेद था वो लागू हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे अनुच्छेद 16 लागू हुए। कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे समान रूप से, और एक अनुच्छेद था 394। इसी अनुच्छेद में शामिल था कि कौन कौन से अनुच्छेद शामिल होंगे। 394 के तहत ये 15 लागू हुए, और खुद 394 लागू हुआ था, यानी कुल मिला के 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हुए थे। ठीक है, आंशिक रूप से लागू हुआ था। इसको सबसे पहले क्या किया गया, इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था पहले 26 नवंबर 1949 को, लेकिन बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को आंशिक रूप से क्यों अपनाया गया, तो याद करिए कि जो लाहौर का अधिवेशन था 1929 वाला, तो 1929 के दिसंबर में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें यह कहा गया था कि 26 जनवरी से, यानी 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर समय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा, तो उस दिन का महत्व कम ना हो, इसीलिए संविधान तैयार हो जाने के बावजूद भी आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू किया जाएगा इसको, फिर 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत क्या बनेगा, गणतंत्र बनेगा, पूर्ण रूप से गणतंत्र बनेगा, और 26 जनवरी 1949 को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये था संविधान सभा, भारतीय संविधान कैसे बना। ठीक है, इसको देखिए, फिर आगे मिलते हैं।